दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज हम सबके लिए जो है एक ऐसा मौका है कि हम सबको प्रेरित होना है। अब प्रेरित इसलिए होना है क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा करके उत्तर प्रदेश में एक प्रेरणा स्थल बनाया गया है, जहां आप जाइए, या तो भौतिक रूप से जाइए, सशरीर जाइए, या फिर वर्चुअली जो है जाइए, वीडियो देखिए, उस जगह का दौरा कीजिए और प्रेरणा पाइए, प्रेरित हो जाइए। अब किस लिए प्रेरित हो जाइए हमको नहीं पता, लेकिन प्रेरित होना वहां पे जाके उसको देख के जो है आपके लिए फिर कंपलसरी हो जाएगा। इस तरह का कुछ मामला लग रहा है क्योंकि खर्चा बहुत बड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े पार्क का इनॉग्रेशन किया। उस पार्क का नाम दिया गया प्रेरणा स्थल। और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, जो कि हमेशा वो बाहर तो बहुत कुछ बोलते हैं, जब वो संसद में होते हैं तो वो शायद एक दो बार बोलते हैं, लेकिन बाहर तो बोला ही करते हैं। तो उन्होंने जो भाषण दिया है वो अपने आप में फिर उसी चीज का पुरस्कार करता है कि सिर्फ एक ही चीज पे फोकस है। वो फोकस ये है, इस देश में लोगों को अपने जो मूलभूत मुद्दे हैं उनके प्रति कभी भी उनका ध्यान जाए नहीं। और हर चीज, हर जितनी भी बुराई है देश में, जितनी भी खराबी है देश में, या तो नहीं भी है तो उसको खड़ी करो, लेकिन उस पर जो है फिर उसका पूरा दोषारोपण कांग्रेस पे कर दो। तो उन्होंने कहा कि एक परिवार ने देश को बंधक बनाया था, उसी के परिवार, उस परिवार के ही सभी लोगों के नाम से एयरपोर्ट थे, पोर्ट थे, ये था, रोड थे, रास्ते थे, स्मारक थे। अब हमने जो है इस मिथक को तोड़ दिया और हमने जो है अब हमारे नए नायकों को जन्म दिया। उन नायकों को जिनका इस देश की आजादी में एक डेला भर का कोई रोल नहीं है। उन नायकों का जिसका इस देश की प्रगति में, विकास की विचारधारा में, सोच में भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण योगदान नहीं है जिसको लेके हम और आप जो है थोड़ा गौरव अनुभव करें और कहें कि हाँ भाई, ये भी हमारे महापुरुष थे। एक का तो मैं कुछ कह सकता हूं कि एक को तो मैं जो है, मतलब व्यक्तिगत बात करूं तो मैं उनके प्रति मेरा आदर कुछ हद तक है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके नाम की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है। दूसरे दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, जिनको ये जबरदस्ती जो है वो गांधी की जगह एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है। और तीसरे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने के बिल्कुल दोषी हैं। खैर, इन तीनों की बड़ी प्रतिमा है और फिर प्रधानमंत्री का भाषण है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में इस पार्क की उसका लोकार्पण करके राजनीतिक तौर पे कौन सा निशाना साधना चाहते हैं मोदी जी, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज हमारे बड़े प्रिय मित्र शिव कुमार मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। वैसे तो देश की पूरी राजनीति रहती है उनकी, लेकिन अगर आपको यूपी को समझना हो तो मैं तो आपको सबको कहूंगा कि उनका एक चैनल है स्पेशल कवरेज न्यूज करके, वो जरूर देखें। वहां बहुत कुछ जो है उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी अगर बारीक घटना भी होती है तो मिश्रा जी की उस वहां पे जो है वो जांच पड़ताल बहुत जबरदस्त होती है। तो उनको मैं जोड़ रहा हूं मेरे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी मयूर जानी ऑफिशियल में। और मैं आपसे बातचीत शुरू करूं उससे पहले, हालांकि हमारे दर्शक उस पर काफी खफा हो जाते हैं कि आप इनका चेहरा क्यों दिखाते हैं, लेकिन दिखाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और कुछ कर रहे हैं जिससे फिर से हमारी और आपकी सबकी जेब पर अगर कैंची चलती है तो बताना तो पड़ता है कि हाँ, उन्होंने फिर से कैंची चलाई है। तो मैं वो दृश्य दिखा दे रहा हूं, पहले ये देख लें फिर बातचीत शुरू करते हैं। ये है वो प्रेरणा स्थल, ठीक है। देखिए भव्य रूप से जो है इसको फिल्म, मतलब इसका फिल्मांकन हुआ है ना, आप देखिए। और अलग अलग एंगलों से फिर उन्होंने वो भाषण दिया वहां पे। वो भाषण को नहीं सुनेंगे, सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि इस तरह का पूरा ताम जाम। और मिश्रा जी से हम सब कुछ जानेंगे कि कितना खर्चा, किसके पीछे, क्यों, और इसका देश और उत्तर प्रदेश की जनता को क्या फायदा है। और उससे पहले एक बात ये करेंगे कि मिश्रा जी, ये तीन महानुभाव की मूर्तियां लगा दी यहां पे
आप सर पहले तो ये बता दे हमारे दर्शकों को कि इस सब के पैसे पीछे पैसा कितना खर्च हुआ है, रुपया जो नगद है ये बता दे सर, और कहां से आया है वो पैसा ये भी बता दे। ये आपका माइक अनम्यूट कर देता हूं। जी 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 जी। मयूर भाई, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने मुझे आमंत्रित किया और इस मुद्दे पर, जो देश की इस समय एक समस्या कहें, परेशानी कहें, पीड़ा कहें, क्या कहें, ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हो, मेरे पीछे एक तस्वीर लगी है जी इसमें वो तीनों मूर्तियां हैं जी। और इन तीनों मूर्तियों से मुझे नहीं मालूम देश को क्या मिलेगा, लेकिन इसमें लागत आई 232 करोड़ रुपए। ओहो। आपको याद होगा उस समय, आप शायद मेरे अंदाज से दैनिक भास्कर में रहे होंगे, शायद, क्यों पक्का तो आप ही बता पाएंगे। 2007 से 2012 का दौर था। जी मैं उस समय एक न्यूज चैनल का ब्यूरो चीफ था मैं जी। उस समय यूपी में पार्कों की बहार आई, प्रेरणा मायावती स्थल, जी। हाँ जी बहार आई। मजबूरन एक दिन सर्वोच्च अदालत ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुमोटो संज्ञान लिया और चीफ सेक्रेटरी से लेकर सबको तलब कर लिया। दूसरे दिन पार्क बनना बंद हो गई। सभी हाथी की मूर्तियों को तत्काल पॉलीथिन से ढकवाया गया, तत्काल। वो बरसों बाद खुली जब दूसरी सरकारें आई, जब सड़ गई उधड़ गई। आज ये तीन मूर्तियां 232 करोड़ रुपया लागत आई। जब देश में हेल्थ का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिसबैलेंस हो गया हो, खास करके उत्तर प्रदेश में, आप देख रहे हैं अंधेरे में टॉर्च की लाइट में लोगों के ऑपरेशन किए जाते हो, कोई साधन संसाधन नहीं है अस्पताल ले जाने के लिए, तो लोग कोई गाड़ी बुग्गी पर, कोई ठेले पर, कोई साइकिल पर, सब ले जाता है। बीमारी की तो बात छोड़ दो। ऐसी स्थिति में 232 करोड़ हमने खर्च कर दिए प्रेरणा स्थल बनाने पे, कि लोग, जो पीछे पार्क दिख रहा है, इस पार्क में आएंगे, स्टूल बेंचें बना दी गई हैं, वहां बैठेंगे और मौज मस्ती करेंगे और देखेंगे कि मेरे सामने अटल बिहारी वाजपेयी युग पुरुष हैं, मेरे सामने श्यामा प्रसाद जी हैं, मेरे सामने और भी है। और इनको देखकर सुकून पाकर वो घर चला जाएगा और बच्चे से कहेगा कि तुम्हारे लिए रोजगार खोज लाया हूं, पार्क में जाइए, 1 घंटा बैठिए और आपको मन अभिभूत तो हो जाएगा। मन में जब अंदर अभिलाषा नहीं रहती है किसी चीज की, कि अब हमारा सब कुछ हमें मिल गया, तो वो पार्क में बैठ के आपको मिल जाएगी। तो पार्क में क्या वो मुफ्त में चाय पानी नाश्ता वास्ता मिलेगा क्या, लोग आएंगे तो? नहीं, वो मिलेगा, जो भाजपा के कार्यकर्ता होंगे उन्हें मिल जाएगा, फोन करा के जाएंगे किसी का। लेकिन आप और हम जाओगे तो या तो अपना लेके जाइए, हो सकता है कि बैन लगा दिया जाए कि बाहर से ले जाएगा, अंदर नहीं खाएंगे क्योंकि गंदगी कर देंगे। तो किसी बड़ी कंपनीज को, किसी बड़ी फर्म को एक कैंटीन संचालन का काम मिल जाएगा और 250 रुपया में फिर आपको मैगी मिलेगी, और वो 250 रुपया की होगी, इसलिए बड़ी टेस्टी होगी। उसमें काजू फाजू कुछ डाल दिया जाएगा, मतलब पैसे लेने के लिए कुछ व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ यह है मयूर भाई, 232 करोड़ में कम से कम इस राज्य में कम से कम ये पैसा किसने खर्च किया है सर? माफ कीजिएगा, ये राज्य सरकार का पैसा या केंद्र सरकार का पैसा है? राज्य सरकार का पैसा। केंद्र सरकार का क्या लखनऊ से लेना देना है? ये पता नहीं, मैंने कहा कोई योजना के तहत कोई हिस्सेदारी बना दी हो अंतर खाने, लेकिन मुझे तो ये पता है कि राज्य सरकार का है। ये अब तक तो राज्य सरकार का ही माना जा रहा है कि 232 करोड़ रुपया। इस 232 करोड़ में 25 अच्छे अस्पताल बन सकते थे, जो प्रत्येक जिले में एक ब्लॉक, मतलब एक ब्लॉक स्तरीय इलाका उससे सरवाइव होता, उससे उसे इलाज मिल जाता। और मयूर भाई, कम से कम 25 ही कॉलेजेस का निर्माण हो जाता, जो बच्चों को शिक्षा मिल जाती। ये मैं वो एक डाटा बता रहा हूं जो आप कहीं से भी किसी से पूछ सकते हो कि 10-12 करोड़ में एक अस्पताल और एक अच्छी कॉलेज का निर्माण हो जाता। लेकिन राज्यों के नागरिकों को जब इससे काम चलता हो कि अब्दुल की चूड़ी टाइट है, तो फिर क्या जरूरत है आप पार्क बना दो,
रेलवे स्टेशन बना दो, दूसरे दिन बेच दो, तीसरे दिन खरीद लो, तीसरे दिन बंद करा दो। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 16 से ज्यादा हवाई अड्डे बंद हैं, जिनके बड़े जोर शोर से उद्घाटन किए गए। जी, उद्घाटन में लाखों रुपया नहीं, करोड़ों रुपया खर्च किया गया, क्योंकि हमारे साहिब बिना हरे झंडी दिखाई मानते नहीं है। जब तक कोई उड़े चले, वो तो बाई दबे एक्सीडेंटल होता है कि साहब ना पहुंच पाए और किसी और को मौका लग जाए तो वो अपने को उस प्रोग्राम का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मान ले कि मैं सबसे भाग्यशाली हूं जो साहिब ने ये कह दिया कि इस बार तुम दिखा देना। जी। और ऐसे दौर में इस 232 करोड़ को कैसे दुरुपयोग किया गया, जब एक एक रुपया सरकार के लिए बहुत अहम हो। अगर केंद्र सरकार ने यह बजट दिया है तो आपको याद होगा कि मनमोहन सरकार में जो देश पर कर्जा था एक व्यक्ति पर, वो अब चौगुना हो चुका है। और राज्य सरकार ने दिया है तो जो अखिलेश यादव के टाइम में, मैं तो उसी टाइम की बात कर रहा हूं जब से चार्ज लिया है, तो जो अखिलेश यादव के टाइम में कर्जा था पर हेड, वो तिगुना हो चुका है। तो फिर क्या जरूरत थी इस पार्क को बनाना? क्या जरूरत थी? मैं मायावती के पार्क का विरोध कर रहा था। एक पार्क तो मैंने देखा है, मैं 2 बार, अभी पिछले 2 साल में 2 बार आना हुआ लखनऊ मेरा, तो एक बड़ा बड़ा एक बेहतरीन कोई एक पार्क है वहां पे, मेरे ख्याल से, शायद नाम भूल गया मैं उसका, मैं प्रेरणा स्थल है। हाँ, एक और भी है पार्क जो बहुत बड़ा है, मतलब मैं तो मतलब उस पार्क की साइज को देख के मैं आश्चर्यचकित था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वही है, मतलब वो जहां हम लोग ठहरे थे, जनेश्वर मिश्रा पार्क है, बहुत बड़ी जगह है जनेश्वर। हाँ वो तो बहुत बड़ा, वैसे मतलब इतना बड़ा पार्क तो है ही है वहां पे, उसी में सम्मिलित करा देते, अरे उसी में मूर्तियां लगवा देते, नाम बदल देते, नाम बदलने में तो आप माहिर हो। जनेश्वर मिश्रा जी की जगह अटल बिहारी वाजपेयी कर देते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर देते, या फिर और कुछ कर देते। कौन आपको रोक सकता है भाई? नाम तो आप लेते देते बदल देते हो। वो कल इस बात पर आ जाए कि मयूर जानी के नाम से नहीं बनाएंगे प्रोग्राम, और बताएं मयूर जानी कितने पैसे लेंगे। अगर मयूर जानी जी तैयार हो गए, मैं तो बात आपसे ये कह रहा हूं, आप तैयार हो गए तो कल हो सकता है आप मधुकर जानी हो जाए, सही है, सलमान खान हो जाए। तो यहाँ तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे तो एक बात की बड़ी वो मतलब जो चूक तो क्या रही है, तो चूकता कुछ नहीं, अब तो आदी हो चुके हैं। लेकिन जो समझ में आ रहा है वो ये है कि देखिए, अब दीनदयाल उपाध्याय जी तो कब के स्वर्गवासी हो चुके हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो 50s में ही स्वर्गवासी हो चुके हैं, अटल जी तो थे अभी 2010 के दशक तक, ठीक है। लेकिन देखिए, आप मजे की बात देखिए, अटल जी जब 2003 में वो 4 में वो लोकसभा हार गए, उसके तुरंत बाद उनके शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत ही जो है वो गिरावट आई। और उसके बाद जब आप देखें, अटल जी जो है वो अचानक से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पटल से बिल्कुल अदृश्य से हो गए। जब तक वो जीवित थे तब तक तो उस तरह का जीते जी कोई फिर उसके बाद महत्व मिला नहीं। अटल जी स्वर्गस्थ हो गए तो इतनी बड़ी प्रतिमा बन गई। अडवाणी जी जीवित हैं, भाई अटल अडवाणी की जोड़ी तो थी, और तो क्या था। अडवाणी जी क्योंकि अब जीवित हैं, सदैव विद्यमान हैं, तो उनका पुतला नहीं लगा है। मुझे लगता है कहीं एक जगह रखी होगी, जैसे ही वो स्वर्गवासी होंगे तो एक पुतला उनका भी वहां पे। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए मैं कहना यह चाहता हूं कि जो जीवित है उसका मान सम्मान नहीं है, जो सदैव विद्यमान है उसकी कोई गिनती नहीं है। जो नहीं है, अब जो नहीं है तो फिर तो वो कहीं आड़े भी नहीं आएंगे पॉलिटिकली। तो नहीं है तो उसकी मूर्ति बनाओ, उसके गुणगान गाओ, और फिर ये कोई पूछने वाला है नहीं कि भाई ये जब जीवित थे तो आपने इनकी कितनी दरकार की, कितनी केयर की, कितनी इज्जत की, कितना मान दिया, कितना सम्मान दिया, ये तो कोई पूछने वाला। अडवाणी जी पड़े हैं ना कोने में अभी, वो हर बार उनके जन्मदिन पर एक बार जाते हैं, वो वीडियो बनवाते हैं 1.5 मिनट का, 1 मिनट का, और अडवाणी जी बड़ी हतप्रभ मुद्रा में जो है उनके सामने देखते हुए पाए जाते हैं, नजर अवाचक और मूड लगते हैं, जैसे वो मतलब कि वो देख रहे हो कि मेरे साथ क्या कर रहे हो यार। उस तरह से उनकी जो है मुख मुद्रा होती है।
एक शब्द उनके मुंह से कभी निकलता नहीं है, और ये वीडियो बनवा के फोटो खिंचवा के वापस चले आते हैं। भाई आपकी पार्टी को अगर अडवाणी नहीं होते, अगर वो रथ यात्रा सोमनाथ से जो निकली अयोध्या वाली, जो अगर वो नहीं निकलती, तो मंडल वाला मामला अगर नहीं उठता, मंडल के सामने कमंडल का मामला नहीं उठ खड़ा होता, भाई साहब, तो भारतीय जनता पार्टी तो आज वो होती नहीं जो आज है, चाहे कितने ही मोदी आते, कितने ही मोदी चले जाते। ये तो वास्तविकता है ना। देखिए, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी, ये दो ऐसे दिग्गज रहे हैं इस पार्टी में, जिन्होंने इस पार्टी को जो आज है वहां पहुंचने के लिए सक्षम बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी वाज ऑलवेज एन आइसिंग ऑन द केक। वो केक पर जो आइसिंग होता है ना, वो थे। जो मजदूरी है वो तो इन लोगों ने की है। हकीकत में किसने, जो मेरी समझ है, मैंने जितना फॉलो किया है पूरा पॉलिटिक्स, आडवाणी साहब और ये जोशी जी भी जीवित है। जोशी जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और ईश्वर उनको लंबी आयु दे, आडवाणी जी को भी दे। लेकिन इनके रोल का क्या? भाई इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, एक्चुअली कुछ नहीं थे वहां से। राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, नेशनल पॉलिटिक्स में उन्होंने बिल्कुल लाके खड़ा कर दिया। तो उनका कोई मान नहीं, उनका कोई सम्मान नहीं, और यहाँ पे ये 232 करोड़ का धुआं उड़ाया जा रहा है। इस पर भी तो कोई बात करता है कि नहीं करता, मुझे नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश में बात होती है क्या? आडवाणी जी और जोशी जी के अथक प्रयासों का ही ये आज फल नरेंद्र मोदी भोग रहे हैं। उसे चाहे भोग विलासिता मान लीजिए, सत्ता का लाभ मान लीजिए, सत्ता का सुख मान लीजिए, सत्ता का केंद्र बिंदु मान लीजिए। मेरे भाई, आप देखते हैं कि एक गांव के लिए कोई पगडंडी नहीं होती है, तो पहले जो उसमें पगडंडी का जो एक रास्ता बनाता है, वही वो पिलर होता है। इस देश में मैंने 85 का जो लोकसभा चुनाव था, जो राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था, मैं शायद कक्षा 6 में पढ़ता था, तो मुझे याददाश्त है बाकायदा। मैंने इस देश में एक तरफा चुनाव जीतते देखा। जो उत्तर प्रदेश में तत्कालीन प्रदेश हुआ करता था, जो उत्तराखंड अलग बन गया है, सब ज्वाइंट था, तो 85 लोकसभा सीटें थी। 83 लोकसभा सीटें हमने कांग्रेस को जीतते देखी। एक चौधरी चरण सिंह जीते थे, एक मेरे जनपद की एटा लोकसभा सीट से महफूज अली खान उर्फ प्यारे मियां उस समय चुनाव जीते, जो 2 सीटें पूरे प्रदेश में बची थी, बाकी 83 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। और वो भी इसलिए जीते थे कि 3 मुसलमान चुनाव लड़ गए थे, इसलिए वो निकल गए। गुस्सा थी लोगों में, और चूंकि अलग पोजीशन थी। अब आप सोचिए, उस कांग्रेस का विकल्प 44 सीटों तक सिमट गया पूरे देश में, जो 83 सीटें एक स्टेट में जीतती। और जो भाजपा उस समय 2 सीटें जीतती है, वो आज चली गई 303 का सफर करके 240 वापस आई है। एक उरोज होता है, हर चीज का एक केंद्र बिंदु होता है। गुरुत्वाकर्षण का यह नियम है कि आप एक अंतिम बिंदु पे जाके फिर वापसी शुरू कर देते हैं, और फिर वापसी में कहां गिरेंगे ये कोई तय नहीं होता। और इस पूरी लड़ाई को किसने लड़ा? लाल कृष्ण आडवाणी ने, मुरली मनोहर जोशी ने, और अटल उसके एक अगुवाकार रहे। अटल अगुवाकार थे। ये दोनों उस गाड़ी को धक्का लगाते थे। कहते हैं ड्राइविंग सीट पर तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और ये वो लोग थे मिश्रा जी, जो जिन अगर न पता हो तो बताएं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उस बदनामी को, उस कलंक को हंसते हंसते अपने माथे पे लगने दिया, जिसको कहा जाता है कट्टर हिंदुत्ववादिता, सांप्रदायिकता के झंडे के धारक। और देश में सांप्रदायिकता फैलाने में भी जिनका नाम लिया जाता है, अटल जी का नाम नहीं लिया जाता कभी नाम लिया जाता है आडवाणी जी का और कुछ हद तक जोशी जी का। क्यों? तो मतलब ऐसा नहीं था कि भी अच्छा, एक बहुत दिलचस्प बात यह है, हाँ, कि तो जब मोदी जी ने चुनाव लड़ना चाहा, तो सबसे पहले उन्होंने किनारे लगाया मुरली मनोहर जोशी को। उनकी लोकसभा सीट पर अपना बर्दाश्त कर दिया।
लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि वहां कोई 2012 से तैयारी कर रहा था, कोई गुजरात स्टेट से जाके 2012 से वहां चुनाव का पूरा मैनेजमेंट कर रहा था। आप सोचिए कि तैयारी 2013 से नहीं शुरू हुई थी, तैयारी 2012 से शुरू हो चुकी थी। 12 से मुझे बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले किसे लगाया ठिकाने? मुरली मनोहर जोशी को। उन्होंने कहा एक पिलर तोड़ दिया। उस चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी को उसी गांधीनगर सीट से चुनाव लड़वा दिया गया। और आपको पता है कि बमुश्किल वो चुनाव उनके लिए हो गया था, जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, तो बमुश्किल वो चुनाव जीत पाई। और अगले चुनाव उन्हें भी घर बिठा दिया गया। आडवाणी ये समझ रहे थे हमारा शिष्य है नरेंद्र मोदी, तो हमें तो बख्शे रहेंगे। अरे मुरली मनोहर जोशी के चक्कर में हम क्यों आवाज उठाएं? और आपको मालूम है कि जब आवाज रुकती है तो अपने लिए नहीं रुकती है, फिर सबके लिए रुक जाती है, फिर आवाज उठती नहीं है। किसी भी नेता को आप देख लो, किसी पुराने नेता को देख लो, इंदिरा गांधी के खिलाफ लोग जो बोले और उन्होंने अगर अपने लाभ में अपनी आवाज बंद की तो उन्हीं पर सबसे पहले हमला हुआ। ऐसे कई नेता रहे। लेकिन अब ये समझ में नहीं आया क्या 25 दिसंबर के अलावा भी अटल बिहारी वाजपेयी को उत्तर प्रदेश की जनता याद करेगी या करती है? क्या कोई नेता करता है या किसी चुनाव के अलावा कभी उनका पोस्टर बैनर कहीं नजर आता है? ये सवाल इतना गंभीर है कि इस पर चर्चा नहीं होती। कल कई एक कवि जी थे कुमार विश्वास जी, उन्होंने बड़ा कहा, अरे उनके दरवाजे पर बैठे पटेल को खींच लाए, गांधी और रह गया उनके यहाँ, क्योंकि वो तो 3 फर्जी गांधी है। मैं तो इस कांग्रेस को बड़ा अच्छा मानता हूं कि जो लोग इसे गालियां देते हैं उन्हें पदों से नवाजते हैं। उन्हीं की पत्नी तो थी पिछली बार यूपी, जिन पर गड़बड़ भ्रष्टाचार का आरोप लगा है राजस्थान में। जी हाँ, जी उसमें मेंबर थी। जी। तो यहां बड़ा दिलचस्प खेल है। इस राजनीतिक प्रत्यंचा में अपने अपने धनुष पर बाण चढ़ाए रखिए, नीतीश कुमार की तरह जब चाहे वहां दाग दो, कोई रोकने वाला नहीं है। और ये इसका पॉलिटिकल क्या मतलब, मैं ये समझना चाहता हूं, क्योंकि खर्चा है, बेतुका खर्चा है। इस खर्चे से प्रदेश की जनता का तो कोई लाभ है नहीं, सीधी बात है। वहां उस पार्क में जाके क्या प्रेरणा पाएंगे आप? मतलब कौन सी प्रेरणा मिलेगी आपको? वो प्रेरणा ये है कि बात बात पर ये कहा जाता है कि तुम्हारे युग पुरुष कहां है। कांग्रेस ये सवाल करती है कि तुम तो उधार के युग पुरुषों से काम चला रहे हो, पटेल इनको कौन तुम्हारे जानता है भाई? इनको बीजेपी में सामान्य कार्यकर्ता नहीं जानता है। इनके बारे में पूछिए आप। मैं तो जानता हूं, बीजेपी के किसी सामान्य कार्यकर्ताओं को, प्राथमिक सदस्य को, अरे सक्रिय सदस्य को पूछिए कि भाई दीनदयाल उपाध्याय के बारे में एक ऐसे लिख के दिखाओ, ज्यादा नहीं 150 वर्ड का लिख के दिखाओ। तो जब रोज पढ़ेगा, वो स्कूलों में पढ़ाया जाने लगेगा, फिर तो लिखने लगेगा। क्या बात करते हैं आप? रोज पढ़ाया जाएगा, रोज वही तो कह रहा हूं, है नहीं, बताने के लायक कुछ नहीं है। ये तो कह रहा हूं, प्रेरणा स्थल बनाना दिया, आइए प्रेरणा लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये बताइए, गांधी पर पता नहीं कितने हजारों थीसिस लिखे जा चुके हैं अलग अलग तरह से। नेहरू पर हजारों थीसिस लिखे जा, लोगों ने डॉक्टरेट किया अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर। इनके व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न एस्पेक्ट्स को, अलग अलग नजरिए को ध्यान में रखते हुए सरदार पर किया हुआ है। सरदार पर अनेक थीसिस हुए हैं। मुझे बताइए दीनदयाल उपाध्याय पर कितना कितना लोगों ने पीएचडी किया है? वो ये कहते हैं कि आप लोगों श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर कितना लोगों ने पीएचडी किया है? आप लोगों ने है नहीं इतना भाई। अटल बिहारी वाजपेयी पर कितना लोगों ने पीएचडी किया है? कितना लोगों ने थीसिस लिखा है? कितना लोगों ने पेपर लिखा है? कितना लोगों ने जर्नल्स जो होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें सबमिट क्या हुआ है? बताइए मुझे। इसलिए देखिए, ये यहाँ एक ही बात है, मैं जो समझ पा रहा हूं, इनके जीवन कर्म में इतना कोई बड़ा महान या अद्भुत नहीं है जिससे देश के मतलब विकास में, या तो देश में किसी भी क्षेत्र में कोई योगदान बड़ा हो। ऐसा कुछ है नहीं सर। तो प्रेरणा क्या मिलेगी वहां जाके? कैसे बस बिल्कुल ऐसे कागज के शेर बन के मतलब घूमते रहो तो प्रतिमाएं लग जाएंगी आपकी? ये प्रेरणा दू मिलेगी क्या किसी को? ये मिलेगी और क्या मिलेगी? इसका तो जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। मायावती जी अपना प्रेरणा स्थल बनवाया। 2012 में जब सत्ता से बेदखल हुई है तो कहां है? लोग प्रेरणा क्यों नहीं लेते? अरे अभी आपने देखा ऐतिहासिक भीड़ थी अभी 14 कुछ दिन पहले ही। हाँ हाँ, लखनऊ में ऐतिहासिक भीड़ थी, लखनऊ में भीड़ नहीं बन रही थी। और अब चुनाव आएंगे तो फिर वही हाल होगा, वही असर होगा। तो प्रेरणा ये सब कुछ नहीं है मयूर भाई। जो ये पैसा आ रहा है,
उसे एडजस्ट कैसे किया जाए। अरे भाई, स्टेट की आपकी तिजोरी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन देश की तिजोरी में तो बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, इतना तो मुझे पता है। नहीं, लोगों की हमारी तनख्वाह नहीं है, लोगों की तनख्वाह नहीं है। मैं लाखों लोगों को लेकर रोज रात को बैठता हूँ, 1 घंटे प्रोग्राम करता हूँ, डेली परमानेंट हो गए 4 साल से, तनख्वाह नहीं टाइम से मिल रही है, उन्हें वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा, कह रहे हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है। और आपको प्रेरणा स्थल बनाने के लिए 232 करोड़ रुपया है, बना दिया, सिर्फ इसलिए कि सपा ने जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया, मायावती ने दलित प्रेरणा स्थल बनाया, तो भाजपा अपना क्या बना के जाएगी, ताकि लोगों के जेहन में रहे कि भाजपा भी सत्तासीन रही थी, भाजपा भी रही थी, उसका भी एक प्रेरणा स्थल है। इतना है सार इसका, जो हमने एक अच्छा, अंतिम लाइन में बता दिया। ये जो मूर्ति है, मुझे फिर इनके पुराने कारनामे याद आते हैं। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की वो मूर्ति बनाई थी इन लोगों ने आनंद फानंद में, याद है वो किस तरह से वो अरे ध्वस्त ये हुई। 3 मूर्तियां 32 करोड़ की बनी है, गिरा जाए तो बता देना, आप जो कहना चाहते हैं इधर उधर, मैं सीधी कह देता हूं, इन मूर्तियों के 32 करोड़ रुपया लागत है। मतलब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी है, मेटल की बनी, किसकी बनी है महाराज? मुझे कौन बताएगा, आपको फिर भी बता सकते हैं, आप गुजरात से आते हैं, मुझे कौन बताएगा ये बात। क्योंकि ऐसा ना हो कि कल कोई अगले मॉनसून में कोई तेज बारिश और हवा चले और पता चले कि इन मूर्तियों का हाल बेहाल हो गया है। फिर उसके बाद फिर वही जो हमने छत्रपति महाराज की मूर्ति के खंडन होते हुए जो दृश्य देखे थे, उधर वो महाकालेश्वर में जो उन्होंने कॉरिडोर बनाया था, उनके हमने दृश्य देखे, देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ क्या हुआ, तेज हवा चली। और भाई साहब, तो हम तो पूछ रहे हैं भैया, आप यूपी से हैं, पूछ रहे हैं अब जो होगा वो देखा जाएगा। वैसे इस बार ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि शायद 2 झटके लगे हैं, तो इस बार ना हो, इस बार बदल दिया हो कलाकार। आपको पता है कि इस बार रील बनाने का ठेका भी एक अलग को मिल गया कि नहीं मिल गया, तो वो किसको? प्रैक्टिकल चल रहे हैं, किसी अलग मिला था 6 करोड़ किसको का रील था, बनाने का ठेका? ठेका अभी किसको मिला रील बनाने का? 6 करोड़ का मिला नहीं है। अरे वो तो करली टेल वाली जो है काम्या जानी जी। अच्छा, हमको बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपकी कोई रिश्ता है। मैंने कहा भाई वो सिंधी है, वो जानी सरनेम सिंधी में नहीं आती, लेकिन उन्होंने शायद कहीं शॉर्ट फॉर्म किया हुआ है, हरजानी वैसा कुछ होता है। तो ये अरे आपने जिक्र किया तो निश्चित बता भी कोई न कोई दे। लाभ होगा, कोई न कोई हो सकता है, हो आपका संपर्क सूत्र भाई। नहीं, हाँ, हमारा अरे कोई संबंध नहीं है उनसे, हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है उनसे। कुछ लोगों ने मजाक मजाक में हमको पूछा, बोले वो जानी तो उनको तो 6 करोड़ का मिला है, आपको कुछ मिला? मैंने कहा यार हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है उनसे। बता देते 100 करोड़ का मिला है। 100 करोड़ का नोटिस मिला है महानानी का। हाँ, तो बता देते कि नोटिस मिला है, अभी बाद की बात है, क्या मिलेगा। तो ये स्पष्टता करते हैं बड़ी गंभीरता से, वो जो कामिया जानी है उनसे हमारा कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। तो हमको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है भाई, वो उनको मिला है। वो करली टेल नाम की एक उनकी वो है, कंटेंट बनाती है, खाना बना खाती हैं बड़े बड़े लोगों के साथ, और वो बस वही सब करती हैं और उनको उसके पैसे भी मिलते हैं। तो उनका मामला अलग है। तो खैर, आप तो यही समाप्त करेंगे, लेकिन बड़ी बधाई देंगे। हम उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को बड़ी बधाई देना चाहते हैं कि अब तक हम सबको पता नहीं था कि हमको अगर मोटिवेट होना हो तो कहां जाके हो। अब आज हमको पता चल गया है वाजपेयी जी की 101वीं जन्म जयंती के अवसर पर कि अगर हमको मोटिवेट होना है, प्रेरित होना है, तो हम सीधा जो है लखनऊ का रुख करें और उस जाके प्रेरणा पार्क में या तो प्रेरणा स्थल में जाके बैठें और बैठकर 1-2 घंटा 3-4 घंटा वहां पे मेडिटेट करें, इन तीनों महानुभाव की मूर्तियों को देखें, गहरी सांसें लें और हम मोटिवेट हो जाएंगे। ये प्रधानमंत्री ने तय कर दिया है। अब वहां जाने का किराया विराया जो है अपने अपने हिसाब से देख लें, वहां जाकर रहने खाने पीने का मामला अपने अपने हिसाब से देख लें, लेकिन प्रेरित होने के लिए थोड़ा बहुत जो है वो खर्चा बर्चा करना पड़ेगा, तो करिए। यही कहना चाहेंगे। मिश्रा जी, आपकी अंतिम टिप्पणी लेते हैं, फिर समाप्त करते हैं बातचीत को। प्रेरित बने रहें, प्रेरित होते हैं तो फिर खर्चा भी होता है, कभी कभी उसके लिए प्रेरणा लेने के लिए कुछ दान चंदा सहयोग भी देना पड़ता है। तो प्रेरित होते रहिए, क्योंकि बिना प्रेरणा के मिलता नहीं है कुछ। अब ये आपको तय करना है कि प्रेरणा लेनी किससे है और प्रेरणा देनी किसको है, ये तो आपको तय करना है। क्योंकि क्या जिससे हम प्रेरणा ले रहे हैं वो प्रेरणा देने लायक है, क्या जिससे हम प्रेरणा दे रहे हैं क्या वो प्रेरणा लेने लायक है। आपको याद होगा पहले गुरु मंत्र की बड़ी चर्चा होती थी,
जैसा जैसा वक्त बदलता जाता है वैसे बदलती जाती है। वो चाहे पत्रकारिता में, वो हम लोग कहते थे कि वो हमारा गुरु है, उसने हमें शिक्षा दी है, उसने हमें समझा दिया था कि पत्रकारिता तो ऐसे होगी। फिर जमाना बदला, फिर कहा वो हमारा बॉस था, क्योंकि इंग्लिश के शब्द आ चुके थे। अब वो कहते हैं वो हमारा एक है, कई साहिब रहे थे, लेकिन उन्होंने भी अपना करियर कभी उचित नहीं समझा, लेकिन उनकी कुछ बातें ठीक थी, वो हमने अपने रख ली, जो खराब थी वो वहीं छोड़े आए। अब इतना कह के हम झंझट काट लेते हैं। तो वो प्रेरणा ही तो है, हम सीख लेना ही तो प्रेरणा है। अब सीख हम लेंगे किससे, ये तय करना पड़ेगा। क्या सीख हम ऐसे लोगों से लें जो आज धर्म, समाज, संप्रदाय, नफरत, इन सब पर बातचीत करते हो, या प्रेरणा उनसे लें जो सबको साथ लेकर चलते हैं। हमने तो इस देश में जब जन्म लिया तो नारा सुना था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन अब सिर्फ हिंदू बचा है, बाकी न सिख को कोई चीनेगा, पहचानेगा। चीनने का मतलब पहचानना है, बिहार में कहते हैं चीनना। और ना कोई ईसाई को पहचान रहा है। और मुसलमान के पीछे तो पिछले 11 वर्ष से एक नैरेटिव चल रहा है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। और हमारा हिंदू धर्म सिर्फ इस बात से खुश है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट है, उधर चर्च वालों को थोड़ा सा टाइट कर दिया गया है, और सिखों को तो बिल्कुल दुरुस्त कर दिया गया है। और अगर हम इसी प्रेरणा से खुश हैं तो फिर इस प्रेरणा स्थल को बनाने से लाभ क्या होगा। हम ये दर्शकों से सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि जब हम इस प्रेरणा से खुश हैं तो इन प्रेरणादायक जो मूर्तियां लगी हैं इनसे हम क्या प्रेरणा लेंगे। अगर किसी दर्शक को समझ में आए तो हमें कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हमारा भी हौसला वर्धन हो। आपका आभार, आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। तो भाई बस यही है कि आपको अगर समझ में आता है कि अडवाणी और जोशी जी को छोड़ के ये पार्क बना तो क्यों बना, क्या वो प्रेरणा लेने देने के लायक नहीं है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ मिलेगा प्रेरणा के तौर पे, तो क्या मिल सकता है, आप हमको लिख के जरूर से बताइएगा। बाकी तो बस तमाशा है, चल रहा है, चलता रहेगा, और हम तो उस पर बात करते रहेंगे। लिख के हमको जरूर से बताइए आप क्या सोचते हैं। बातचीत ठीक लगी हो आपको तो इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें, और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।